चलिए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हमने देखा था कि संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं होती हैं उनको हमने वास्तविक संख्या बोल दिया था। संख्या रेखा एक बार हम बना लेते हैं। संख्या रेखा पर एक जगह शून्य होता है, उसके दाहिनी तरफ समस्त धनात्मक संख्याएं और उसके बाईं तरफ समस्त ऋणात्मक संख्याएं। फिर हमने इसको वर्गीकृत किया था दो भागों में। पहले बोल दिया था परिमेय संख्याएं और दूसरे भाग को बोल दिया था हमने अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हमने इसकी परिभाषा लिखी थी, ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें और हर शून्य ना हो तथा अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, हम जान चुके हैं इसके बारे में। अब हमें ये चीज़ समझना है कि जब पूरी वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में रख सकते हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होगा जी। जैसे हम लोग हिंदी में शब्द विलोम पढ़ते हैं तो शब्द विलोम में हम देखते हैं कि सत्य, अगर कोई शब्द है तो उसका विलोम असत्य हम लोग लिख देते हैं, अर्थात केवल आ लग जाने से इसका विलोम हो जाता है। विलोम का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो जो बातें विशेषताएं इधर हैं वो बातें विशेषताएं इधर नहीं होंगी, उसके जस्ट अपोजिट होंगी। ठीक, तो इसी तरह से हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में भी है, मतलब जितनी विशेषताएं इसकी होंगी उसके ठीक उलट इसमें होंगी, अर्थात कि जो जो विशेषताएं यहाँ होंगी वो विशेषताएं यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ें, है ना। ठीक, चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंश बटे हर के रूप में इनको लिखा जा सकता है जहाँ पे हर शून्य ना हो और अंश तथा हर पूर्णांक हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई, क्लियर है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि अंश बटे हर, कहीं कहीं पे इसे हम अंश को पी बोल दिया जाता है, हर को क्यू बोल दिया जाता है, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंग्लिश में अंश को हम लोग न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो ठीक है। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, पहला अंतर तो दोनों में ये स्पष्ट हो गया। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, इनको लिखते कैसे हैं अंश बटे हर के रूप में, जैसे लिखेंगे 1/2 ऋण 3/4 1/7 2/1, इस तरह से अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर इनको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है तो किस तरह से इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर इनका रूप क्या होगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम इन भिन्नों को, इन परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते थे तो क्या होता था, 1/2 हमारा आ जाता था 0.5, 1/7 अगर हम लोग लिखते थे तो ये आ जाता था 0.142857, और यही बार बार आ जाता था तो इस पर हम लोग बार लगा देते थे। ठीक, 1/3 इसको हम लोग लिखते थे 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम लिख देते थे 0.3 का बार। तो यहाँ से ये हमें समझ में आया कि अगली विशेषता क्या है परिमेय संख्याओं की, इसको हम इरेज करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इसका बहुत ही
बड़ा योगदान रहता है। ठीक, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये संख्याएं या तो शांत होंगी अथवा शांत नहीं होंगी, मतलब अशांत होंगी, या ऐसे हमने लगा दिया, आप लिख अशांत, अशांत। और ये वाले शांत और इस वाले शांत में अंतर है। इस वाले शांत को कहते हैं साइलेंट, और ये वाला जो शांत है इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त हो जाने वाला, ठीक ना, समाप्त हो जाने वाला। कैसे समाप्त हो जाने वाला? ऐसे नहीं कि ये पैदा हुआ था मर गया, इस तरीके से नहीं समाप्त होने वाला। समाप्त हो जाने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक भिन्न लिखा 1/2, तो 0.5 मतलब दशमलव के 1 अंक बाद ये भाग खत्म हो गया। ठीक, ऐसे परमेय संख्या को हम शांत परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ शांत नहीं भी होते हैं, मतलब शांत ना होने का मतलब क्या हुआ? अशांत होना। तो हम देख रहे हैं कि जो संख्याएं शांत नहीं हो रही, हम देख रहे हैं, कल ही हमने देख लिया था कि भाग जब देते हैं हम, तो ये 0.1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक, 20 अंक, 1000 अंक, 1 लाख, कितने भी हम आगे चले जाएं तो ये समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हमको बोलेंगे अशांत। लेकिन ये उसके साथ साथ क्या है, खुद को, किसी एक संख्या को अथवा किसी 5-6 संख्याओं के ग्रुप को, समूह को बार बार दोहरा रहा है। ठीक, तो इसे हम बोल दिए थे अशांत आवर्ती संख्या। क्या बोल दिए थे? अशांत आवर्ती। ठीक, तो शांत संख्याएं, परमेय संख्याएं या तो शांत होंगी अथवा शांत नहीं होंगी तो अशांत आवर्ती होंगी। इसके हमने दे दिए थे आपको होमवर्क कल ही। ठीक है, उस होमवर्क में हमने बताया था कि 50 शांत लिख लीजिएगा आप लोग, और 50 अशांत आवर्ती संख्याओं के उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में अंतर क्या होगा। मूलतः यही अंतर होगा कि जो जो विशेषताएं परमेय संख्याओं में होंगी वो विशेषताएं यहाँ नहीं पाई जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये शांत है तो ये कैसा होना चाहिए? अशांत। कैसा? अशांत। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे भी अशांत आ गया, यहाँ पे भी अशांत आ गया, तो भिन्नता क्या होगी? अगर ये आवर्ती है तो ये क्या हो जाएगी? अनावर्ती। क्या हो जाएगी? अनावर्ती। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 आता जा रहा है और ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दशमलव के बाद 3 2 4 6 8 1 3 4 6 7 5 9 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, यहाँ दशमलव के बाद 3 3 3 एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित अंतराल पर बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग 0.3 का बार लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 2 4 6 8 1, यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, लेकिन 3 के बाद यहाँ पर 2 आया। क्या 3 के बाद यहाँ पे 2 आया? नहीं आया है। यहाँ 2 के बाद 4 आया, यहाँ 4 के बाद 6 आया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी एक टर्म अपने निश्चित अंतराल के बाद नहीं दोहराया जाए। जैसे यहाँ 3 और इस 3 के बीच में कितने अंक है? देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद फिर 3 आ रहा है। लेकिन क्या ये बीच का जो टर्म है, ये बीच का जो टर्म है, क्या आपस में मेल खा रहा है? बिल्कुल नहीं खा रहा है। ठीक है, ये 2 4 6 8 है, 1 है, ठीक है, 5 अंक है, ठीक है, यहाँ पे भी मेल नहीं खा रहा है। तो कहने का मतलब ये निश्चित अंतराल पे दोहराया नहीं जा रहा है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी? अशांत और अनावर्ती। ठीक है, अशांत के साथ साथ अनावर्ती होगी। अगर अशांत के साथ अनावर्ती नहीं है तो अशांत के साथ आवर्ती हो सकती है वो, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो परमेय संख्याएं या तो शांत होंगी जैसे ये वाली संख्या है, अथवा अशांत और आवर्ती होंगी जैसे ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या। ठीक, उसके उलट अपरिमेय संख्याएं अशांत होंगी, मतलब कि उनका दशमलव निरूपण हम लोग करेंगे तो दशमलव के कितने भी अंकों तक हम चले जाएं, 100 1000 लाख, कितने अनंत अंकों तक जाएं, तो यहाँ पर फिर भी ये समाप्त नहीं होने वाला है ना। ठीक, तो ये हो गई हमारी अशांत अनावर्ती। ठीक, तो ये अंतर हम जान पाए। आगे हम और देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी और संख्या हैं जो परमेय संख्याएं होंगी। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं।
परिमेय संख्या है 22/7 हम लिख देते हैं। ये बहुत ही पूछा जाता है। अब कहेंगे बहुत सारे लोग कि 22/7 कैसे परिमेय संख्या हो गई, वह तो पाई का मान होता है ना। और जबकि पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो होता क्या है 22/7, आप देखिए ना खुद ही, इसकी परिभाषा ही है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली समस्त संख्याएं जिसका हर शून्य ना हो, है ना। तो यहाँ पर ये P और Q के रूप में लिखा गया है और हर शून्य भी नहीं है। हर कितना है? 7 है। और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो 22 और 7 तो पूर्णांक है ना। तो ये संख्या क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग पाई की वैल्यू, पाई को हम 22/7 के बराबर लिखते हैं। तो ऐसा कहना कि पाई 22/7 है, अगर पाई 22/7 है तो पाई अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है? 22/7 के बराबर नहीं होता, उसके लगभग बराबर होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। हम लोग इक्विवेलेंट का सिंबल ऐसे बना लेंगे, लगभग बराबर बोलेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जो अपरिमेय संख्या है ये इसका लगभग मान लेकर हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू के लगभग आंसर में कुछ सटीकता ला पाएँ। ठीक है। तो अब हम जान लेंगे कि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रश्नों में कई बार पूछा गया है। अभी हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है क्या? 22/7। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप हम लोग पाई को अलग छोड़ के 22/7 पे आ जाते हैं। 22/7 का मतलब होगा कि 22 को 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 7 3 21, 7 3 21 हुआ। यहाँ घटाएंगे तो 2 से 1 गया, यहाँ 1, और 2 से 2 गया 0। ठीक। अब हम लोग 7 का टेबल पढ़ने से पहले यहाँ पर अगर कोई नंबर है तो उसको हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं रहता तो हम यहाँ पर भागफल पे दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर शून्य बढ़ाते हैं। 7 का टेबल पढ़ेंगे ना, 7 1 जा 7, यहाँ आएगा कितना? 3। अब दशमलव लगा लेते हैं तो दशमलव लगने के बाद यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, जितना भी चाहें उतना, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। और हमने कल देख लिया था कि जब 1/7 को हम लोग डिवाइड करते थे तो हमारा आंसर क्या आता था? 1 4 2 8 5 7, और यही बार बार आता था। ठीक ना। तो यहाँ पर 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14285 का बार, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ठीक। तो अब ये भाग हम नहीं कर रहे हैं, ये हम आप पे छोड़ दे रहे हैं। और इस तरह से जब आप हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं करके रखेंगे, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से करते करते आप 1/20 तक कर लीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि हमारी परिमेय संख्या जो है वो कैसी है। इस परिमेय संख्या हमारी अशांत, क्यों अशांत बोलेंगे? क्योंकि इसका भागफल ख़त्म नहीं होगा, हम चाहे जितने चले जाएं, लेकिन ये एक टर्म ऐसा है जो खुद को बार बार दोहरा रहा है। तो अशांत आवर्ती है। कैसी है? अशांत। तो अशांत आवर्ती मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है ना, खुद को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि 22/7 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, जबकि पाई उसके ठीक बगल वाली वैल्यू है, ठीक लगभग वाली वैल्यू है। हम एग्जैक्टनेस नहीं ला सकते। ठीक ना, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ऐसा बोलना गलत होगा कि ठीक बगल वाली है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उसके लगभग बराबर है। ठीक। तो 22/7 परिमेय संख्या हो गई और पाई अपरिमेय संख्या। ऐसी और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो परिमेय होती हैं? चलिए हम उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे हम लोग आ जाते हैं वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1/2, अथवा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लगा हो, जैसे कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पर 2 माना जाता है। क्या माना जाता है?
ठीक उसी तरह से जैसे अगर 3 लिखा है तो हम 3 को धनात्मक संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं? क्योंकि इसके आगे अगर धन नहीं लगा है तो हम धनात्मक मानेंगे। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसके आगे लिखा होगा, जैसे -30 है, ठीक है, -38 है, ठीक, तो -38 के आगे माइनस लगा होगा। लेकिन अगर कोई संख्या धनात्मक है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो उसके आगे धन लगा हो, ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से ये वर्गमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? वर्गमूल चिन्ह। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम देख रहे हैं यहाँ पर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अथवा ऐसे लिख सकते हैं। तीनों एकदम सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक। स्क्वायर रूट जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर जान लेंगे। स्क्वायर क्या होता है देख लेते हैं यहीं पर। स्क्वायर, चलिए देखिए, अभी हम लोग केवल ऐसे लिख लिए हैं और कुछ नहीं किए, ठीक है। ये इसकी क्या है? घात है, ठीक। इसको हमने बोला कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। स्क्वायर क्या होता है? देखिए, स्क्वायर हम करेंगे केवल दशमलव के अंकों का। दशमलव के अंकों का मतलब क्या हुआ कि हमने जाना था कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, केवल इन्हीं अंकों का हम लोग वर्ग करके देखेंगे। तो 0 का वर्ग, वर्ग का अर्थ हुआ कि इसके ऊपर घात हम लगा देते हैं 2। देखिए घात क्या होता है समझ लेते हैं एक बार। 0 लिखा है, इसके ऊपर ऐसे लिख दिए 2, तो इसको हम बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात। घात को इंग्लिश में बोल देते हैं पावर, और इसको बोल देते हैं आधार, या इंग्लिश में बोल देंगे बेस। तो यहाँ पर 0 की घात 2, तो 0 हो गया आधार या बेस बोल देंगे, और 2 को बोल देंगे घात 2, ठीक। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 0 का वर्ग या 0 का वर्ग, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर ऑफ 0, ठीक। तो घात क्या है? आधार क्या है? देख लेते। तो 0 का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है कि पावर 2 लगा है, घातें 2 लगी हैं, तो इसको हम 2 बार खुद में ही मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो 0 0 हमें कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 कम कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 का अगर करते हैं तो 3 तिरिका 9। 4 का अगर करते हैं तो 4 4 जा 16। इसी तरीके से हम लोग 5 का करेंगे तो 25। 6 का अगर करते हैं तो 6 6 36। इसी तरीके से हम 7 का करेंगे तो उसका आ जाएगा 49। 8 का अगर करेंगे तो आ जाएगा 64, और 9 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आ जाएगा कितना? 81 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इतना करा गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं यहाँ पर अब आगे क्या करना है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक हमने संख्या ले ली, क्या? वर्गमूल 4, ऐसे ले लिया, रैंडम उठा लिया, वर्गमूल 4। अब इसको हमने बताया कि ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग करेंगे क्या? हमने पढ़ा है कि 4 को हम लोग, यहाँ हमने देखा कि अगर 2 का वर्ग है तो उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 4 को इस तरीके से 2 गुणे 2 लिख ही सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2 गुणे 2, ये वाला उठा के, ठीक। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 4 को क्या लिख दिया? 2 गुणे 2। अब हम ये जानते हैं, बचपन से पढ़ रखे हैं कि वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या है तो उसका हमने क्या कर लेना है? गुणनखंड करना है, ठीक। और गुणनखंड करना कैसे है? अभाज्य संख्या को, कैसे? हाँ, अभाज्य संख्याओं के रूप में। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम इसको इतना देख लेते हैं। हमने कर लिया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा अगर समझना हो तो हम जान सकते हैं कि 2 अगर एक अभाज्य संख्या है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 आम हैं, कितने? 2। तो 2 आम को हम लोग या तो 2 लोगों में बांट सकते हैं, एक
और 1 करके, अथवा किसी एक आदमी को ही वो दोनों आम दे सकते हैं अगर उसको काटे छाटे ना तो, ठीक ना, उसको बांटे ना तो, ठीक। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड संभव नहीं है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि जो 2 है, 2 को हम केवल 1 से भाग दे सकते हैं और 2 से भाग दे सकते हैं। इनके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसको भाग दें, ठीक। इसी तरीके से अगर हम 7 ले लेते हैं तो 7 का विभाजन हम लोग या तो 7 से कर पाएंगे या फिर 7 का विभाजन हम 1 से कर पाएंगे। 7 का विभाजन 7 से करने का मतलब है कि 7 आम है और 7 लोगों में बांटना है, तो सबको एक एक आम मिल जाएंगे। और अगर 7 आम है और एक ही व्यक्ति है पाने वाला तो सातों के सातों आम उसी को मिल जाएंगे, ठीक। इसके अलावा अगर हम सोचें कि 2-2 आम बांट दें तो 2-2 आम अगर बांटेंगे तो 3 लोगों में तो बट जाएगा लेकिन एक आम फिर भी बच जाएगा, ठीक है। 4 लोगों में सोचो बांट दें एक एक आम तो एक एक आम 4 लोगों को मिल जाएगा लेकिन फिर 3 आम बच जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 7 जो है केवल 7 खुद से और 1 से ही विभाजित होगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जो खुद से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों, उसके अलावा दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो उनको भाग दे सके। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, अभी अभाज्य को हम लोग और डिटेल में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। हमने देखा कि 4 को हमने अभाज्य संख्या के रूप में लिखा 2 गुणे 2, यहाँ पे भी लिख लिया और चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ऐसे इसकी घात 1/2 यहाँ पे लिखा है तो यही हमने देख लिया, यही उठा लिया, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना तो है नहीं। तो 4 को हम लोग 2 गुणे 2 या 2 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि वर्गमूल में किसी भी संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और फिर उसका जोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जोड़ा, मतलब ऐसे पेयर बना लेंगे 2 का, और एक जोड़े को बाहर लिख देंगे। यहाँ पे भी हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आंसर हो गया, यानी वर्गमूल 4 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ से अभी ये नहीं सॉल्व हुआ है। 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, यही तो था, ठीक है, 1/2। और फिर हम क्या करेंगे, ये घात का, ये घात है, फिर उसके ऊपर छोटा वाला ब्रैकेट है और फिर घाते 1/2 है, तो 2 की घाते 2 को हम लिख देंगे 1/2। इसका गुणा हो जाता है कुल मिलाकर, तो 2 कम 2 हो जाएगा, 2 की घाते 1। 2 घाते 1 का मतलब क्या हुआ? अगर 1 की घाते 2 का मतलब है 1 को हम 2 बार लिखते हैं गुणा करा के, 2 घाते 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखते हैं खुद में गुणा करा के। 3 को 3 घाते 2 का मतलब 3 गुणे 3, तो 2 घाते 1 मतलब 2 एक ही बार है तो 2 हम लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा और पाया कि वर्गमूल 4 का मान कितना आया? 2 आया। वर्गमूल 4 का मान कितना आया? 2। वर्गमूल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 2/1 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं और पाते हैं कि वर्गमूल के अंदर अगर 4 है, वर्गमूल के अंदर अगर 9 है, वर्गमूल के अंदर अगर 16 है, ठीक। तो इसको हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं और हर हमारा शून्य नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी वर्गमूल संख्याएं जिनका वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है? हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या है। वो सभी संख्याएं कैसे होंगी? परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि उन सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। उदाहरण के रूप में और देख सकते हैं हम लोग, जैसे हमारा लिखा है वर्गमूल 4 को ही हम ले लेते हैं, ठीक। तो वर्गमूल 4 ले लेते हैं। चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं। वर्गमूल 4 को एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग। वर्गमूल 4 लिखा है, इसको हम लोग अभी लिखे थे क्या? 2 गुणे 2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऋण 2 गुणे ऋण 2, ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लेंगे कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का अगर गुणा होता है आपस में तो वो फिर धनात्मक हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आया था? हमने बताया था कि एक जोड़ा बनाते हैं, उसको बाहर लिख देते हैं। यहाँ से भी एक जोड़ा बनाते हैं, यानी -2 का एक जोड़ा होते हैं, -2 आ गया, ये आंसर आ गया। मतलब वर्गमूल 4 के 2 आंसर आ गए, या तो धन 2 आएगा या फिर ऋण 2 आएगा, ठीक ना। और धन 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 और ऋण 2 को भी तो ऋण 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम इसका गुणनखंड धन मान के चले चाहे ऋण मान के चले, कुल मिलाकर ए आएगा p/q के ही रूप में, अंश बटे हर के रूप में, और हर इसका शून्य नहीं है। अगर हर इसका शून्य नहीं है तो हम इसको बोल देंगे ये परिमेय संख्या है, ठीक। तो समस्त
पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल अगर हम लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारा, परमेय संख्या, वो हमारी परमेय संख्या। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे कि परमेय संख्या और कौन सी होती है, समस्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। तो यहाँ पर हमने 0 से लेकर 9 तक लिखा है, तो ऐसे हम होमवर्क दे रहे हैं। जैसे हमने दे दिया यहाँ 1 है 4 है, यहाँ 2 दे दिया, ठीक, ये नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्गमूल 1, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 0, वर्गमूल 25, वर्गमूल 36। इस तरीके से करते करते हम लोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 1 और 4 के बीच में और जो संख्या है उनका क्या निरूपण होता है, वो क्या है, ठीक। इधर हम मिटा के आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे देखते हैं। 1 और 4 के बीच में हम ले लेते हैं वर्गमूल 2, इसको देखते हैं क्या होगा। अब वर्गमूल 2 का हमें वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल 2 का हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ हैं यहाँ पर, वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, और गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है भागफल विधि, भागफल विधि। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि कहीं कहीं पे ही आपको काम देगी, लेकिन भागफल विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक। चलिए ठीक है। अब उससे पहले हम आगे बढ़े, हम बोल देंगे आपको कि 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं इन सब का क्या करना है, वर्ग करके रखना है। वर्ग ये लिखा होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। कम से कम आपको 1 से 50 तक तो याद ही होना चाहिए, 1 से 100 तक तो आप लिख ही लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं भागफल विधि से कैसे निकालेंगे, ठीक। चलिए, वर्गमूल 2 हमें ज्ञात करना है। वर्गमूल 2 ज्ञात करें इसके पहले हम ले लेते हैं एक संख्या 121, इसका वर्गमूल हम लोग देख लेते हैं। तो 121 का वर्गमूल हम लोग देखेंगे। इसके लिए करते क्या, हम लिख देते हैं 121, उसके पहले हम बना लेंगे ऐसे, ऐसे करके कुछ बना लेते हैं, जैसे भाग देते हैं उसी तरीके से यहाँ पे बना लिए। ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका हम लोग जान रहे हैं, चल रहे हैं सीखने। करते क्या, इसमें पीछे से हम लोग जोड़ा बनाते हैं, पीछे से जोड़ा, और आगे यहाँ पर जो भी बच जाता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों जाता है, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, इसके पीछे सीधे से लॉजिक हम देख सकते हैं कि जब हम 0 का स्क्वायर किए तो 0 था, लेकिन जब 9 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 81 आ गया, 81 आ गया। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब तो हैं इकाई में, लेकिन इनका वर्ग जो आता है, इनका वर्ग आ जाया है दहाई में। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 25, इस तरीके से आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी 0 से 9 के बीच में जो 0 सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा है, तो 0 का 1 अंकों में आ रहा है, लेकिन 9 का 2 अंकों में आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। उसके बाद करेंगे क्या, हम लोग एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे, वो संख्या कैसे होगी, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जितनी भी संख्याएं गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या का चुनाव करेंगे जिसका वर्ग करने पर हमें यहाँ पर 1 मिले अथवा उससे कम मिले। जैसे हम भाग देते हैं तो जैसे लिखा हो 3/28, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 28 आए या फिर उससे कम आए, तो हम लिखते हैं 3, 9, 27, ऐसे करके यहाँ घटा देते हैं, यहाँ 1 बच जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका वर्ग करने पर 1 आए या फिर उससे कम आए। तो यहाँ, और वो संख्या कैसी होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। कैसी, हाँ। तो हम यहाँ 1 से स्टार्ट है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उतना आ रहा है हम लोग लिख लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 1, और लिखने का तरीका क्या है, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लगाएंगे धन, और इसको 1, 1, 2 करके यहाँ पर छोड़ देंगे स्थान।
और जो वर्ग आया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ये जो वर्ग आया है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब घटा देंगे तो एक में से एक गया, कुछ नहीं। और फिर अगली बार में जैसे भाग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये होता यहाँ पर 282, तो अगली बार में एक संख्या उतारते थे तो 2 ना, तो यहाँ पर अगली बार में हम लोग एक संख्या ना उतार कर एक जोड़ा उतारते हैं। क्या उतारते हैं, एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे कैसे, यहाँ 2 लिखा है, इसके बीच में जो स्थान हमने छोड़ रखा है, तो यहाँ पर हम लोग 0 से लेकर 1 2 3 और 9 तक कोई भी अंक रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया 0, तो 0 रखा है, यहाँ इसके नीचे भी 0 रखेंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ऐसे गुणा करा देंगे। तो 0 0 सा 0, 0 2 सा 0, मतलब 0 से जिसका भी गुणा हुआ 0 हो गया। तो अगर हम यहाँ 0 लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ 0 लिखते हैं तो यहाँ भी लिखेंगे और फिर इसको जोड़ लेंगे 0 0 0 और 2, यहाँ पर एक स्थान फिर से छोटा रहेगा। और भागफल हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पे जो भी इसका गुणा आया है, यहाँ हमने देखा कि ये आया है तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। लेकिन ये तो काफ़ी कम है, 21 से काफ़ी कम है, हम इसके बराबर या इससे कम रखना सोचते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, तो हमारे पास अभी और भी ऑप्शन है, हम 1 को भी रख सकते हैं। यहाँ पर 1 रख के देख लेते हैं, तो 1 1 कम 1, 1 2 के 2, 21 आ गया। और हमें 21 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। 0 को हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ भागफल में भी 1 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 1 हो जाएगा 2 और उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, 21 और ये ख़त्म हो गया। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 121 था इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 11। कितना आ गया, हाँ 11 आंसर आ गया। और अगर 11 आंसर आ गया तो हम इसको 11/1 लिख सकते हैं ना। तो 11 हमारा क्या, वर्गमूल 121 क्या हो गया हमारा, ये तो परिमेय संख्या हो गई ना, क्योंकि इसको 11/1 लिखा जा सकता है, ठीक ना। ठीक, इसी तरीके से हम लोग अब वर्गमूल 122 के बारे में आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं इसी पे, ठीक है। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम वर्गमूल 122, ठीक। चलिए आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको ऊपर हम लोग मिटा के। चलिए हम लोग 122 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से और देखते हैं कैसे ये हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में आती है। हम लोग निकालेंगे 122 का, इस तरीके से लिख लेते हैं। इधर से पीछे से हम लोग 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा क्यों बनाते हैं, 2 अंकों का हमने बताया था पहले। यहाँ पर जो संख्या बची है हमारी 1, तो अब हम लोग प्राकृतिक संख्याएं ले लिए थे 1 2 3 4 5 6, इनका वर्ग करते थे और इनके वर्ग का पहाड़ा ही हम लोग वर्गमूल में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। ऐसे हम और भी आगे जा सकते हैं। तो हम लोग करते हैं, 1 का वर्ग लेंगे तो 1 आ जाएगा, हमें 1 ही चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। जो 1 का पहाड़ा हमने पढ़ा उसको हम भागफल में यहाँ लिख देंगे और इसके नीचे उतार के इसको घटा देंगे। अगली बार में हम लोग जोड़ा उतारते हैं 22 और ये 1 और 1 2 लिखेंगे, बीच का स्थान यहाँ पर खाली छोड़ देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 के बगल में एक स्थान खाली है। हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से हल करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 0 1 2 इस तरीके से लेकर 9 तक संख्याएं लिखने की आज़ादी है। और हम लोग देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर अगर 0 हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0, लेकिन हमें चाहिए क्या, 22 चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर 0 न भर के और बड़ी संख्या भर लेते हैं, मान लीजिए 3 भर लिए हम लोग, और फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा करा के देखते हैं, तो 3 3 का 9 और 3 2 6, 69 आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा है 22 से। अतः हम लोग इसके आसपास वाली दोनों के बीच यानी 0 और 3 के बीच की संख्या लेते हैं। इस बार हम लोग 1 ले लिए, 1 ले लिए, तो
एक एक कम एक, एक दुक्के 2, तो 21 हो जाएगा। अभी भी कम है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 भर के देख लेते हैं तब देखते हैं क्या आता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 44 भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 0 लिखते हैं तो कम रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, 0 और 2 के बीच में हमारा 1 आएगा, पूर्ण संख्या है जो हमारी। तो हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो हमारा गुणनफल जो आएगा उसको हम इसके नीचे उतार देते हैं। 1 यहाँ रखेंगे तो भागफल में भी 1 लिख देते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 लिख के और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे, 1 1 2 होगा और ये वाला 2 यहाँ होगा। एक स्थान यहाँ पर हम लोग खाली छोड़ देते हैं हमेशा। तो आया हमारा 21, इसको घटाए तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं। अब हम लोग करते क्या है कि जब भी वर्गमूल निकालते हैं भागफल विधि से, तो यहाँ पर जब उतारने के लिए कुछ नहीं रह जाता, कोई भी अंक नहीं रह गया और अभी शेष बचा भी है, तो इसका मतलब ये भागफल और आगे जाएगा। तो हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें 0 लगाने की आज़ादी मिल जाती है और जितना भी 0 चाहे हम उतना बढ़ा सकते हैं, जितना भी चाहे हम उतना कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये वर्गमूल है तो हमने बताया यहाँ पर हम 2 2 के जोड़े के रूप में उतारेंगे। तो यहाँ पर इस बार हम लोग 2 के जोड़े के रूप में 2 0 हमने उतार लिया। ठीक, अब यहाँ पर फिर 22 के बगल हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखने की आज़ादी है। अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो ये हमारा गुणनफल आ जाएगा, 1 एक कम 1, 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2, 221 आ जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा है। इसलिए हम एक बार ना रख के हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 0, और यहाँ पर भी भागफल में 0 लिख देंगे हम लोग। तो ये हमारा 0 0 0 आ जाएगा। ठीक, और ये शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, 1 में से 1 गए 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 और ये फिर 100, कुल मिला के वही आ जाएगा। ठीक, और फिर इसको हम लिखेंगे जोड़ के, तो 0 2 2, 220 आएगा। एक स्थान यहाँ पर फिर खाली रहेगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब फिर वही प्रक्रिया कि अगली बार में हम यहाँ से फिर 2 शून्य बढ़ा लेंगे, 1 जोड़ा 0। जब 1 जोड़ा 0 आ गया तो फिर यहाँ पर हमारे पास 220 है और एक स्थान खाली है, और इस स्थान पर फिर हम पुनः 0 से लेकर 9 तक के अंक भरने के लिए स्वतंत्र है। तो हम अगर यहाँ पर अगर 5 ले लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 5 5 या 25 हो जाएगा, 2 कैरी होगा, और फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे। 5 2 10 होगा 0, और 5 2 10 तो 12, इतना आ जाएगा हमारा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 10,000 चाहिए, और ये हमारा आ रहा है 12,000। यहाँ क्या आ जाएगा, 11,000 आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा है ये। अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, कम की ओर चलेंगे। इस बार हम 4 भर के रखते हैं। चलिए 4 देख लेते हैं। तो 2 2 0 और 4 देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ये कम आ रहा है। तो ये ठीक है हमारा, हम 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 लिखेंगे। चूँकि 5 ज़्यादा आ रहा था इसलिए ज़्यादा बार भाग में हम जानते हैं, वैसे भी अगर भाग देते हैं तो ज़्यादा बार नहीं जाते हैं, हम कम बार जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे और इसको फिर ऐसे जोड़ेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 8,816, और फिर घटा के देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। चलिए घटा के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये घटेगा तो आ जाएगा हमारा, देखिए हासिल लेंगे, यहाँ से ये 10 है, इस 10 में से 1 चला आएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। फिर इस 10 में से 1 चला आएगा हासिल तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ 10 में से फिर चला आएगा 1 तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो घटाने का तरीका है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1 और 9 में से 8 गए 1, हमें ये मिल गया। ठीक है, और फिर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जगह नहीं बच रही इसलिए हम इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं, और अगली बार फिर हम लोग इसको यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, चलिए हमारा आंसर आ गया अभी 2000
अभी आंसर नहीं आया, अभी ये भाग हो चुके, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है शेष। ठीक, यहाँ पे 2 जीरो हम फिर से बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये 4 4 8 हुआ, 0 2 2, 2208। अब 2208 है, उसके बगल में एक स्थान खाली रहेगा। अब इस बार हमें फिर देखना है कि यहाँ पर हम लोग 0 से लेकर 9 के बीच में क्या लिखें कि हमें जो भी मिले इससे बड़ी संख्या ना प्राप्त हो, इसके बराबर या इससे छोटी हो। तो हम लोग फिर यहाँ पर चलिए 5 भर के देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 5 बचा 25 होगा, 2 हासिल होगा, 5 8 40, 2 जुड़ जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 5 जीरा में 0 होगा, 0 और 4 का योग 4 होगा, हासिल 0 रहेगा। 5 दूना 10 में 0 हो जाएगा, हासिल 1 रहेगा, 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। ठीक, तो ये कम है, ठीक है। हम एक बार और चल के देख लेते हैं। इस बार 2208 के बगल में हम इस बार 6 देख लेते हैं, तो क्या आता है। 6 छंग 36 होगा, 3 हासिल होगा, 6 8 48, 48 में 3 जोड़ते हैं तो हमें 51 मिलता है। 5 हासिल होगा, 6 5 6, 6 जीरा में 0 होगा, 0 और 5 हो जाएगा, हासिल 0 होगा, 6 दूनी 12, 12 की 2 होगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है इस संख्या से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम 5 वाली ले लेते हैं और 5 वाली लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है, और इसको लिख लेंगे हम लोग इसके नीचे और फिर घटा लेंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा इधर लेकर चले जाते हैं। तो घटाते हैं हम लोग, देखते हैं। अच्छा, यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ 5 बार लिखेंगे, ठीक है। घटाते हैं क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, इसको थोड़ा और ऊपर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 13 में से 4 गए 9, 7, ये आ जाएगा। अगली बार में हमारे ये जो 2 जीरो हैं इनको इसके बगल लगा देंगे हम लोग। ठीक, अब जो हमारा भाग देने के लिए 0 ये बचेगा हमारा, ये, और उसके बगल में एक स्थान रहेगा यहाँ पे, जहाँ पे हम 0 से लेकर 9 तक कुछ भी भर सकते हैं। और देखते हैं क्या आता है हमारा। चलिए इस बार हम लोग 3 रख के देख लेते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक, 3 3 9 होगा, 3 5 15, हासिल लगा 1, 3 8 40, 3 8 24, 24 1 25, 2 हासिल हुआ, 3 जीरा में 0 और 2 हुआ, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो ये तो कम आ रहा है। ठीक है, 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि देखिए कॉमन सा सेंस है। अगर यहाँ पर हम 4 लगाते हैं, 2 2 0 8 5, यहाँ पर अगर हम 4 लगा देते हैं तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 7 से बड़ा होता है, इसलिए हम यहीं पर देख लेंगे। बार बार हम इतना लंबा नहीं करेंगे, कॉमन सेंस लगा के कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो हम यहाँ पर 4 बार नहीं चलेंगे, ठीक, हम 3 बार ही करेंगे। ठीक, ऐसे कर लेते हैं। और इसको करने के बाद लिख लेते हैं हम लोग, और फिर घटाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 14 में से 5 गए 9, और 6 में से 2 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 6 गए 1। ठीक है, और अगली बार में फिर हम 2 शून्य बढ़ा लेंगे इधर। ठीक, और ये शून्य कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, जितना चाहे उतना हम ले जा सकते हैं। ठीक है, अनंत तक कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य कितना भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जितनी आवश्यकता हो उतनी। ठीक, अब देखिए, अब जब ये यहाँ पर जगह तो नहीं है, हम लेकिन यहीं पे समझा दे रहे हैं आपको। ये जोड़ के हम जब लिखेंगे अब इसको, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 3 6 5 8 0 2 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए, और यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं, ठीक ना, तो 6 दूनी 12 होगा, यहाँ से एक कैरी हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो हम 6 करके देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ठीक, तो 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 छंग 36 3 39, हासिल लगा 3, 6 पंचे 30 3 33, हासिल लगा 3, 6 8 48, 48 3 51, हासिल लगा 5, 6 जीरा में 0 और 5 हो गया, हासिल कुछ नहीं, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 1 13। तो देखिए लगभग उतना ही आ रहा है ना।
अब 7 बार जाएंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं जाएगा, और 5 में तो कम रहेगा ही रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ पर हम लोग इसको करते चलते हैं। हालांकि ये आपके कंपटीशन में हो सकता है कहीं ना पूछा जाए, लेकिन ये थोड़ी सी मूलभूत अवधारणा क्लियर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं 2-4 सवाल अगर हम बना लेंगे अपने हाथ से कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी अपरिमेय संख्याएँ होती हैं, ठीक है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएँ होती हैं वो अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में आती हैं। ठीक ना, देखिए ये कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे भी कहीं ख़त्म होगा, तो ये अशांत हो गया। अनावर्ती क्यों कहा जाता है? जैसे हमने 1/3 को हल किया था तो यहाँ 0.333 एंड सो ऑन, इसको हमने देखा था कि 3 अपनी पुनरावृत्ति करता ही रहता है, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया था, बार लगा दिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, क्लियर है ना? तो हम इसको करेंगे, हम चलते हैं एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, फिर 10 में से 3 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पर कुछ नहीं। फिर अगली बार में हम क्या करेंगे, 2 शून्य यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ठीक, यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक, अगली बार फिर हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जो रहेगा लिखने के लिए, यहाँ पर जो आएगा उसको हम यहाँ पर बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, हम उसको मिटा दें, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं धन, ये हो जाएगा 6 6 12 की 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हासिल 1 लगा है तो 6 1 7 हो जाएगा, 5 होगा, 8 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 2 होगा। ठीक, यहाँ पर फिर एक स्थान छूटा रहेगा, वहाँ पर हम 0 से लेकर 9 तक भरने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए क्या चाहिए, 24 चाहिए ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 9 भर के देख लेते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी कर लेंगे, लेकिन देख लीजिएगा यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है, इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। यहाँ पर एक ऐसे अलग 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 मिलता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा भागफल प्राप्त हो रहा है 122 को हल करने के दौरान हमने क्या किया है, हमने 122 का जो वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश की है, हमने लिखा है 11.045336 डॉट डॉट, मतलब दशमलव के 5 अंकों तक ज्ञात किया है। ठीक है, आप करके देखिएगा, ये निश्चित तौर पर अपने आप को नहीं दोहराएगा, आवर्ती नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 04536 है तो फिर आपको 0545336 इस तरीके से नहीं मिलेगा। जैसे 1/7 में क्या होता था, हम हर्ष करते थे 1 4 2 8 5 7, यही मिलता था ना, 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर ना? तो ये हमारा पता चल गया कि ये जो 122 है ये कैसी है, ये हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव है। मतलब कि अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे पता चलता है कि अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती हैं, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग और भी उदाहरण कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। ठीक।